हेलो एवरीवन। हम राजनीतिक विचारधाराओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। विचारधारा का मतलब आपको बताया था। विचारधारा का मतलब होता है हमारा नज़रिया, किसी घटना, किसी वस्तु को देखने का हमारा नज़रिया क्या होता है, हमारा दृष्टिकोण क्या होता है। विचारधारा वैसे तो विचारों का समूह होता है जो अपने आप में परिपूर्ण होती है। यानी कोई व्यक्ति अपने विचारों को पूर्ण मानता है। किसी घटना या किसी वस्तु को देखने का हमारा नज़रिया अलग अलग होता है। हर व्यक्ति का, विभिन्न प्रकार के दलों का किसी भी घटना को देखने का नज़रिया अलग अलग होता है, अलग अलग दृष्टिकोण होता है। उसको हम विचारधारा कहते हैं। जैसे कोई भी घटना घटती है, आप टीवी में डिबेट देखते हो, विभिन्न पार्टियों के वहाँ प्रतिनिधि आते हैं, जैसे कांग्रेस के, बीजेपी के, आपके, बसपा के। तो एक ही घटना पर उन लोगों का अलग अलग विचार होता है। उस घटना को देखने का उनका नज़रिया अलग अलग होता है, अलग अलग दृष्टिकोण होता है। यही विचारधारा होती है। जैसे हम किसी मूवी को देखते हैं तो वो मूवी हमें अच्छी लग सकती है, हमारे माता पिता को अच्छी नहीं लग सकती, हमारे दादा दादी को अलग लगती होगी। तो एक ही मूवी है, एक ही प्रकार के हीरो हीरोइन हैं, लेकिन हमारा जो देखने का नज़रिया है, उस घटना का विश्लेषण करने का जो दृष्टिकोण है, वो सभी का अलग अलग है। तो इसी को हम विचारधारा बोलते हैं। तो विचारधारा विचारों का समूह होता है। ये भावात्मक होती है और कोई व्यक्ति जिन विचारों को मानता है उनको पूर्ण मानता है, श्रेष्ठ मानता है। तो हमारे इस सिलेबस में उदारवादी विचारधारा है, समाजवादी विचारधारा है, मार्क्सवादी विचारधारा है, गांधीवादी विचारधारा है और नारीवादी विचारधारा। इन सभी विचारधाराओं का हमें अध्ययन करना है। तो उदारवाद के बारे में आपको थोड़ा सा पहले हमने बताया था कि उदारवाद के उदय के क्या कारण थे, उदारवाद के मूल विशेषताएं कौन सी हैं। तो उदारवाद के उदय के कारण में आपको पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, औद्योगिकरण, औद्योगिक क्रांति बोल सकते हैं जिसको, वैज्ञानिक क्रांति, मध्यम वर्ग का उदय, ये सभी कारण उदारवाद के उदय के माने जाते हैं। आज हम बात उदारवाद की, फिर आपको 3 प्रकार बताए थे, 3 चरण इसके बताए थे। क्योंकि उदारवादी जो विचारधारा है वो परिवर्तनशील है। उदारवादी एक विचारधारा भी है, एक व्यवस्था भी है और उदारवाद जीवन शैली भी है। उदारवाद के जो 3 चरण आपको मैंने बताए थे एक दिन, जिसमें पहला चरण माना जाता है नकारात्मक उदारवाद का, दूसरा प्रकार या दूसरा चरण माना जाता है आधुनिक उदारवाद या सकारात्मक उदारवाद का, और तीसरा चरण माना जाता है नव उदारवाद का, जिसके 2 प्रकार हैं, स्वेच्छातंत्रवाद और समतावाद। आज हम नकारात्मक उदारवाद के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। उदारवाद का जो पहला चरण था, जो 16वीं 17वीं शताब्दी में जिसकी यूरोप में उत्पत्ति हुई थी पहले चरण की, उसके बारे में हम आज यहाँ चर्चा करेंगे। तो आप जानते हो उदारवाद की उत्पत्ति यूरोप महाद्वीप से हुई है और 17वीं शताब्दी की विचारधारा मानी जाती है। तो 17वीं शताब्दी में यूरोप में ऐसा क्या बदलाव आ रहा था, कौन सी ऐसी विचारधारा आई, और उसके पहले यूरोप का समाज कैसा था, पहले हम इसके बारे में चर्चा करेंगे।
फिर नकारात्मक उदारवाद के मूल तत्वों के बारे में आपको बताएंगे। तो 17वीं शताब्दी में यूरोप में कौन कौन से बदलाव आ रहे थे, जैसे वहाँ वैज्ञानिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिकरण हुआ। औद्योगिकरण के फलस्वरूप वहाँ शहरों की संख्या बढ़ी, जिसको हम शहरीकरण बोलते हैं। यानी वहाँ के समाज में और अर्थव्यवस्था में बदलाव आ रहा था। और औद्योगिकरण, शहरीकरण के कारण एक नए वर्ग का जन्म हुआ, जिसको हम मध्यम वर्ग बोलते हैं। भाई 17वीं शताब्दी से पहले वहाँ सामंतवादी व्यवस्था थी, जिसमें संपत्ति कुछ ही लोगों के पास थी। और जब औद्योगिकरण हुआ तो एक और लोगों के पास भी संपत्ति जुटा लेने का अवसर प्राप्त हुआ, तो मध्यम वर्ग का इसका उदय वहाँ पे हुआ। तो मध्यम वर्ग ने अपनी आज़ादी की बात की फिर, और संपत्ति जब उनके पास आई तो संपत्ति की सुरक्षा की बात भी उन्होंने उठाई। तो इनकी मांगों के फलस्वरूप वहाँ की शासन प्रणाली में भी बाद में बदलाव आया और राजतंत्र की जगह लोकतंत्र आ गया। हाँ, वर्तमान में जो लोकतंत्र का स्वरूप है वो तो उस समय नहीं था, लेकिन लोकतंत्र की बात भी उन्होंने उठाई। तो 17वीं शताब्दी में यूरोप महाद्वीप में क्या क्या बदलाव आए थे? वैज्ञानिक क्रांति हुई, औद्योगिकरण हुआ, शहरीकरण हुआ, मध्यम वर्ग का उदय हुआ और मध्यम वर्ग ने अपनी आज़ादी यानी स्वतंत्रता और संपत्ति पर बल दिया। इसके कारण शासन प्रणाली में बदलाव आ गया और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली स्थापित हुई। तो अब हम देखेंगे कि 17वीं शताब्दी का यूरोप का समाज कैसा था। उस समय समाज शहरीकृत था और शहरी समाज में आप जानते हो व्यक्ति का बड़ा महत्व होता है। शहर में आप देखते हो परिवार से, समुदाय से, समाज से कोई मतलब नहीं होता, व्यक्ति अपने आप में मस्त रहता है। और शहरी समाज भौतिकतावादी होता है, यानी पैसे, पावर, इनकी ज़्यादा आवश्यकता होती है। ईश्वर में, आत्मा, परमात्मा, इनमें ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं। और जो शहरी समाज होता है वहाँ पर वो अणुवादी समाज होता है, यानी वहाँ पे व्यक्ति अकेला रहता है, एकाकी जीवन जीता है। अणुवादी का मतलब जैसे अणु होते हैं, अलग अलग रहते हैं, उनमें न कोई दया होती है, न कोई सहानुभूति होती है, न कोई प्रेम होता है। वैसे ही जो 17वीं शताब्दी का समाज था यूरोप का, वो अणुवादी समाज था। व्यक्ति अकेला रहता था, एकाकी व्यक्ति को शहर ने जन्म दिया। यानी वहाँ पे व्यक्ति प्रधान समाज की उत्पत्ति हुई थी। परिवार का, समाज का कोई महत्व नहीं था। तो इस प्रकार का जो समाज उत्पन्न हुआ उस समय यूरोप में, वो था व्यक्तिवादी समाज, जिसमें व्यक्ति का ही महत्व था, बाकी की सारी चीज़ें पीछे थी। और 17वीं शताब्दी में यूरोप का जो समाज था उसमें आर्थिक प्रणाली पूंजीवादी थी। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली का मतलब है कि जो उद्योग थे उन पर निजी व्यक्ति का नियंत्रण था, यानी संपत्ति का मालिक व्यक्ति था। उत्पादन में प्रतिस्पर्धा होती थी और फायदा भी जिस व्यक्ति का नियंत्रण था उद्योगों पर, उसी को ही मिलता था। और जो वस्तुएं थी उनकी कीमतें बाजार में मांग के अनुसार तय होती थी। तो इस प्रकार की आर्थिक प्रणाली उस समय थी और इसी आर्थिक प्रणाली ने मध्यम वर्ग को जन्म दिया था। और शासन प्रणाली कैसी थी? लोकतांत्रिक थी। तो आइए हम देखते हैं कि 17वीं शताब्दी से पूर्व यूरोप महाद्वीप का समाज कैसा था। ये तो हमने बात की है 17वीं शताब्दी में क्या बदलाव आ रहा था यूरोप में, और वहाँ का 17वीं शताब्दी का समाज कैसा था। शहरीकृत समाज था, अणुवादी समाज था, आर्थिक प्रणाली पूंजीवादी थी और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली थी। तो इससे पहले 17वीं शताब्दी से पहले का यूरोप का समाज कैसा था।
तो ग्रामीण समाज था। आर्थिक प्रणाली वणिकवादी थी। सामंतों का प्रभाव था, पोप का प्रभाव था, धर्म का जीवन के हर क्षेत्र में प्रभाव था। शासन राजतंत्रात्मक था, राजाओं का शासन था। ये हम बात कर रहे हैं 17वीं शताब्दी से पहले के यूरोप की, मध्यकालीन यूरोप की। तो समाज ग्रामीण होता है। जहाँ ग्रामीण समाज होता है वहाँ देखते हो किसका महत्व होता है, व्यक्ति का महत्व होता है या परिवार या समुदाय का महत्व होता है। तो ग्रामीण समाजों में परिवार पहले होता है, समुदाय पहले होता है। समुदाय और परिवार का ही ज़्यादा महत्व होता है, व्यक्ति का महत्व नहीं होता है। ये आप देखते हो रोज़मर्रा के जीवन में। और ग्रामीण समाज में व्यक्ति समूह में रहता है, समाज में रहता है। और आर्थिक प्रणाली जो वणिकवादी थी उसका क्या मतलब है, उद्योग तो नहीं थे, लोग आपस में व्यवसाय करते थे, वस्तुओं का लेन देन करते थे। गेहूँ है, चावल है, मसाले, इनका आपस में लेन देन करते थे। और राज्य बाजार को संरक्षित करता था। यानी राज्य द्वारा बाजार को संरक्षित करने का क्या अर्थ है कि वस्तुओं का आयात कम से कम करते थे। और फिर तीसरा जो विशेषता है, सामंतों का प्रभाव था। उस समय सामंतों का बड़ा प्रभाव था, उनके पास बहुत सारे विशेषाधिकार होते थे। और धर्म का प्रभाव था, पोप का प्रभाव था। यानी जीवन के हर क्षेत्र में धर्म और पोप का प्रभाव था। लोग आस्था और ईश्वर में विश्वास करते थे और सभी लोग धर्म से संचालित होते थे, स्वर्ग की कामना करते थे। तो इस प्रकार का यूरोप का जो समाज था वो रूढ़िवादी समाज था। यानी हम बात कर रहे हैं 17वीं शताब्दी से पूर्व के यूरोप के समाज की। तो वो समाज ग्रामीण समाज था, आर्थिक प्रणाली वणिकवादी थी, सामंतों का प्रभाव था, शासन राजा का था और व्यक्ति आस्था, धर्म और ईश्वर में विश्वास करते थे। और वहाँ का समाज था रूढ़िवादी समाज। और रूढ़िवादी समाज का मतलब है जो समाज की परंपरा, प्रथा, रूढ़ि इनको मानता हो, जाति, धर्म, क्षेत्र इनको मानता हो। तो इस प्रकार का जो समाज होता है वो रूढ़िवादी समाज कहलाता है, जहाँ प्रथाओं का, परंपराओं का महत्व ज़्यादा होता है, तर्क और विवेक का महत्व नहीं होता है। और जो रूढ़िवादी समाज होता है वो विषमताओं को स्वीकार करता है, क्योंकि उस समय विषमता तो थी, पोप का शासन था, धर्म का प्रभाव था, निरंकुश राजाओं का शासन था, समाज में विषमता थी, कुछ लोगों के पास विशेषाधिकार थे, कुछ पास कुछ भी नहीं था। तो रूढ़िवादी लोग इन चीज़ों को सही मानते थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यूरोप में 17वीं शताब्दी से पहले का समाज और बाद के समाज में कितना बदलाव आ गया। पहले ग्रामीण समाज था और बाद में शहरी समाज हो गया। पहले परिवार का महत्व था, बाद में व्यक्ति का महत्व हो गया। पहले सामंत का, धर्म का, पोप का इनका महत्व था, अभी इनका महत्व खत्म हो गया, लोकतंत्र की स्थापना हो गई, पहले राजाओं का शासन था। तो यूरोप के लोगों के विचारों में जो बदलाव आ रहा था, जो परिवर्तन आ रहा था, उसी के परिणाम स्वरूप उदारवाद आया था। यूरोप के लोगों का जो विचार बदला उसी का नाम तो उदारवाद है। उदारवाद रूढ़िवाद के खिलाफ आया, पोपशाही के खिलाफ आया, सामंतशाही के खिलाफ आया, निरंकुश राजाओं के खिलाफ आया था। और उदारवादी जाति, धर्म, लिंग, व्यक्ति आदि को नहीं मानते थे, वो केवल व्यक्ति को महत्व देते थे। तो इस प्रकार उदारवादी जो विचारधारा है वो प्रगतिशील विचारधारा भी है। और उदारवाद की शुरुआत जॉन लॉक, जेरेमी बेंथम और एडम स्मिथ से मानी जाती है। इनके विचारों से उदारवाद की
शुरुआत मानी जाती है। इन विचारकों के चिंतन में हमें उदारवादी विचार दिखाई देते हैं। तो पहले तो विचार आया उदारवाद को और फिर व्यवस्थाएं बनी। पहले उदारवाद का विचार आया, फिर उदारवाद व्यवस्था के रूप में बदल गया। तो विचार तो जो लोगों का विचार बदल गया वो था, और व्यवस्था किस रूप में आई? संविधानवाद के रूप में, बाजारवाद के रूप में ये व्यवस्था लागू हुई थी। और ये सबसे पहले उदारवादी व्यवस्था कहाँ लागू हुई थी? इंग्लैंड में और अमेरिका में। तो सबसे पहले विचार आता है, बाद में व्यवस्था बनती है। उदारवाद का भी पहले विचार आया, उसके बाद में व्यवस्थाएं बनी, उदारवादी व्यवस्थाएं। तो इस विचार और व्यवस्था के बीच में कई क्रांतियां हुई थी। जैसे इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, गौरवमयी क्रांति हुई थी 1688 ईस्वी में। और ये जो क्रांतियां थी, ये क्रांतियां उदारवाद का व्यवहारिक प्रयोग ही थे। यानी जो विचार आया उसको व्यवहार में प्रयोग करने वाली मांग ही क्रांतियां थी। यानी जो क्रांतियां थी वो नई व्यवस्था को मांग करने वाली थी। तो क्रांतियों का मतलब है आमूल चूल परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन। जैसे इंग्लैंड में गौरवमय क्रांति हुई थी, तो इन्होंने राजतंत्र की जगह लोकतंत्र को स्थापित कर दिया। और यही तो गुणात्मक परिवर्तन था। तो ये जो क्रांतियां थी ये उदारवाद का व्यवहारिक प्रयोग ही थी। 17वीं शताब्दी से पूर्व जो सामाजिक व्यवस्था थी उस व्यवस्था के खिलाफ ये क्रांतियां विद्रोह थी, और इन्होंने क्रांतियों ने नई व्यवस्था की स्थापना की। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उदारवाद का जो विचार आया उस विचार का परिणाम ही गौरवमयी क्रांति थी जो इंग्लैंड में हुई थी। और इस गौरवमयी क्रांति ने ही उदारवादी व्यवस्था की नींव रखी थी। इस गौरवपूर्ण क्रांति के कारण ही इंग्लैंड में निरंकुश राजतंत्र की जगह संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई, लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। ये तो था उदारवाद के पीछे जो संदर्भ था कि उदारवाद का विचार क्यों आया। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे उदारवाद के मूल तत्व क्या है। उदारवाद का मतलब यहाँ है नकारात्मक उदारवाद, शास्त्रीय उदारवाद या क्लासिक लिबरलिज्म भी उसको बोल सकते हैं। उदारवाद का जो पहला चरण है नकारात्मक उदारवाद, उसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो अगली क्लास में हम देखेंगे कि उदारवाद के मूल तत्व क्या हैं। जैसे लॉक ने बताए थे, जर्मी बेंथम ने बताए थे, एडम स्मिथ ने बताए थे। यानी उदारवादी व्यक्ति के बारे में, समाज के बारे में, राज्य के बारे में, आर्थिक प्रणाली यानी संपत्ति के बारे में क्या उनका दृष्टिकोण है, क्या उनके विचार हैं, और उदारवाद का व्यवहारिक प्रयोग कहाँ हुआ था। इन सारी बातों का अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे।